कि विधानसभा चुनाव 25 में है, उससे पहले लोकसभा का चुनाव है 24 में, और हमारी पार्टी लोकसभा में भी अपनी कैंडिडेट उतारेगी। कितने सीट पर? अभी ये डिसाइड हम लोग नहीं किए हैं, जब हम लोगों का मीटिंग हो जाता है तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम लोग कितने सीट पे लड़ेंगे। तो अलायंस में भी क्या लड़ने की उम्मीद है? अगर उचित तरीके से सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अगर उचित अलायंस समझ में आया तो हम लोग अलायंस में जाएंगे, अन्यथा प्रदेश के विकास के लिए हम लोग स्वतः पूरी तरह से सक्षम है कि चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार में एक नई पार्टी का गठन हुआ है। उस नई पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है? शोषित इनकलाब पार्टी नाम है, लेकिन मुख्य बात यह है कि पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, किन बातों पर यह पार्टी नई पार्टी बनने का मकसद रहा है। बिहार जो है वो राजनीतिक एक्सपेरिमेंट की रसोई मानी जाती है। हर तरह का एक्सपेरिमेंट राजनीतिक यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या ये भी एक नया राजनीतिक एक्सपेरिमेंट है? और जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना सफल हो पाएगा और कितना विफल हो पाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष। तो मेरा आपसे पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे ये है कि आपके पार्टी के जो भी बोर्डिंग्स लगे हुए हैं अलग अलग जगह पे, उसमें साफ तौर पे से लिखा हुआ है कि जितने प्रतिशत आबादी है उस हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की आपने बात की हुई है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आप जिस तरह से आरक्षण की बात कर रहे हैं, एक स्टैंड आपका रहा है, वो क्या स्टैंड रहा है सबसे पहले ये, और वो उसके पीछे की वजह क्या रही है? क्योंकि आरक्षण सिस्टम तो है, रिजर्वेशन सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लोगों को मिल रहा है, तो इस पे आप इस तरह से बात कर रहे हैं आबादी के हिसाब से, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो आपको मैं वेलकम करता हूं। दूसरी ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी पिछड़े दलित का आवाज उठा है तो वो बिहार से उठा है। आपको याद होगा कि 27% जो रिजर्वेशन पिछड़ों का हुआ है, उसमें भी बिहार में बहुत ही एजिटेशन हुआ था और मंडल कमीशन लागू किया गया जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी। हम लोग उस वक्त स्टूडेंट थे, मैं दिल्ली में पढ़ता था। तो बिहार की धरती हमेशा से बैकवर्ड और पिछड़ों की धरती रही है और यहां से एजिटेशन हुआ है। अभी सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि हमारी पार्टी ने एक अपना मैनिफेस्टो बनाया है। मैनिफेस्टो में यह कवर किया है कि 27% नहीं 52% आरक्षण होनी चाहिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि जब अग्रणी जातियों को, चाहे तो किसी आधार पे, जो 10% है, उनको आप 10% आरक्षण दे दिए हैं, तो जो पिछड़े बैकवर्ड और अति पिछड़े जो हैं, अति पिछड़ा जो जातियां हैं, वो तो 27% से नहीं 52% है हमारे यहां, तो उनको तो 52% रिजर्वेशन होना चाहिए ना भाई। 27% देकर के क्यों ठग रहे हैं? ये जो बात करते हैं कि जाति के आधार पे गणना होना चाहिए, जाति के आधार पे गणना होना चाहिए, उससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन सबसे पहले जो 52% हमारे यहां आबादी है, उस पे 27% से उठा करके 52% हमारे यहां पिछड़े और अति पिछड़ों का रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं इस चीज का स्पष्ट रूप से भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग करता हूं, और हमारी पार्टी अगर गवर्नमेंट में आई, सरकार में आई, तो हमारा मैनिफेस्टो अक्षर से लागू करने का हम लोग काम करेंगे। आप जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, तो बिहार में ऐसा माना जाता है कि 90 के दशक के बाद जब लालू यादव सरकार में है और उसके बाद लगातार जो उनकी सरकार बनी, वो MY समीकरण से वो सरकार बनती गई। आप जो बात कर रहे हैं उसमें आप जो पिछड़े अति पिछड़े समुदाय की बात कर रहे हैं, तो आप भी उसी समीकरण की बात कर रहे हैं जो RJD और लालू यादव का कोर वोट बैंक रहा है। तो क्या वो कोर वोट बैंक वहां से यहाँ पे आप शिफ्ट कर पाएंगे? कैसे ये मुमकिन होगा? देखिए, ये पिछड़ा और अति पिछड़ा का एजिटेशन 90 से पहले का है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय नागमणि जी, उनके पिता शहीद जगदेव प्रसाद, उन्होंने सबसे पहले नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है।
तो बिहार में सबसे पहले उन्होंने नारा देने का काम किया और उन्होंने लड़ाई को शुरू किया। क्योंकि उस वक्त सामंती प्रक्रिया, सामंती व्यवस्था इस कदर था बिहार में कि उस सामंती व्यवस्था के तहत उनको हत्या कराने का काम किया गया। आज वो चीज बिहार में नहीं है, लेकिन उस वक्त जो 90 से पहले के दशक में जब उनकी हत्या हुई थी, उस वक्त तो बिहार में सामंतवास कूट कूट कर भरा हुआ था। तो यहां से स्टार्ट हुआ। ये कोई लालू यादव का दिन नहीं है, उनका लाइन था। और उनके लाइन पे 89 में 88 और 89 में मंडल कमीशन का जबरदस्त एजिटेशन चल रहा था पूरे भारत में एजुटेशन हो रहा था। मंडल कमीशन का, बैकवर्ड का, पिछड़ों का, दलित का ये एजुटेशन, जिसका देन था कि बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद लालू यादव आए और वो आज तक बैकवर्ड के नाम पे, दलित के नाम पे, मुसलमान के नाम पे कंप्लीट बिहार के लोगों को ठगने का काम किए हैं। उसके अलावा कहीं आप लोग खुद बता दीजिए, कोई भी खड़ा होकर के बता दे कि उनके कलम से कभी बिहार के गरीब का, बैकवर्ड का, अति पिछड़ा का कोई उद्धार हुआ हो, कोई रिजर्वेशन लागू हुआ हो? बिल्कुल नहीं हुआ। अब हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ये 27% से निकल करके 27% से बढ़ करके, क्योंकि आबादी 52% है, तो 52% हम लोगों की पिछड़ा, अति पिछड़ा का रिजर्वेशन होना चाहिए। आप जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, 52% रिजर्वेशन की, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि अभी की जो केंद्र सरकार है, जो कि एनडीए की सरकार है, कुछ दिन पहले बिहार में भी वही सरकार थी, तो एनडीए सरकार, खासतौर से बीजेपी, चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे जाति आधारित आरक्षण हो, इसका खुले तौर पे हमेशा विरोध करते आई है। तो आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि बीजेपी या एनडीए सरकार इन बातों को, इन मांगों को मानेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है सेंट्रल में या जहां भी है, ये गवर्नमेंट एक अपने आप में सीमित है, सीमित लोगों की गवर्नमेंट है। ये पिछड़े और दलित की गवर्नमेंट नहीं है, पिछड़े और दलित की गवर्नमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं हम लोग, और ना उनसे हमारा डिमांड है। लेकिन क्योंकि भारत में सरकार उनका है, तो मांग तो हम उन्हीं से करेंगे। हमारी सरकार बनी तो हम इस बात को लेकर के अपने बिहार प्रदेश में 27% से 52% हम अपना आरक्षण बढ़ाएंगे। इसमें हमको थोड़ी कोई रोक लेगा। और इस आरक्षण की बात से आपको क्या लगता है, कितने अति पिछड़े मुस्लिम समुदाय और यहाँ तक कि बिहार के आदिवासी समुदाय भी वो आपके साथ जुड़ पाएंगे? देखिए, मुस्लिम समुदाय के बारे में जब आपने छेड़ा है, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम वर्ग से हूं, है ना, तो मुस्लिम समुदाय के बारे में छेड़ा है, तो एक बात सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब भारत आजाद हुआ था, उस वक्त भारत में तकरीबन 52% लोग नौकरी में और रोजगार में थे, सब लोग खुशहाल थे। लेकिन कांग्रेस का ये बहुत बड़ा देन है कि धीरे धीरे भारत के मुसलमानों को कांग्रेस ने दीमक की तरह खाया है, दीमक की तरह चाटा है। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी का राज रहा है, इनका राज अटल बिहारी वाजपेयी और कर्पूरी ठाकुर को क्या था नाम, जो प्रधानमंत्री हुए थे, मोरारजी देसाई को हटा दिया जाए, तो 98% जो हुकूमत हुई है वो कांग्रेस की हुई है। लेकिन कांग्रेस के शासन में मुसलमानों के साथ जितना कटिंग किया गया और जितना पीछे से वार किया गया, मीठा जहर दिया गया, ये कांग्रेस ने दिया। आज मुसलमानों का हालत बद से बदतर है, जो सक्चर कमेटी का रिपोर्ट और रघुराजन साहब का रिपोर्ट बताता है। कांग्रेस का हुकूमत था, उस वक्त सक्चर कमेटी का रिपोर्ट आ गया था, लेकिन कभी भी मुसलमानों के लिए सक्चर कमेटी के रिपोर्ट को पहल नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस की हुकूमत थी। तो सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान दिया है तो कांग्रेस दिया है मुसलमानों को नुकसान। अब स्टेट की बात कर लीजिए आप, 30-32 सालों से यहां पे लालू यादव और नीतीश कुमार जी का सरकार है। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों मिलकर के यहां गवर्नमेंट चला रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। लेकिन मुसलमानों को बिहार में क्या मिला? आप
एक भी मुसलमान को कोई लीडर के रूप में बता दीजिए। आप तो खुद मुस्लिम है, आप ही बताइए कि बिहार का मुसलमान में कौन लीडर है? कोई लीडर नहीं है, क्योंकि लालू यादव कभी किसी मुसलमान को पनपने ही नहीं दिया। आप देख लीजिए, एक व्यक्ति जो हम लोगों के नेता के रूप में उभरे थे, शहाबुद्दीन साहब, उन पे क्या अत्याचार नहीं किया गया, उनको दबाने के लिए किस तरह की परेशानी नहीं की गई। शहाबुद्दीन साहब को अंत तक फिनिश कर दिया गया। तो मुसलमान जो यहां खड़ा होता है, जो यहां आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो लीड करने की कोशिश करता है, उसको यहां के राजनेता फिनिश कर देते हैं। तो आप कांग्रेस की देखिए, स्टेट में गवर्नमेंट बनाने से नहीं होता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाता है तो नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उसके पास विजन क्या है। आज बिहार के लोगों में बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा है, यहाँ के मजदूर बाहर जा रहे हैं, यहाँ क्योंकि गरीबी इतनी है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ कोई लघु उद्योग नहीं है, बुरा हाल है बिहार के लोगों का, तो बाहर जा रहे हैं लोग। इनको रोकने के लिए कभी भी नीतीश कुमार जी या लालू यादव जी या कोई भी गवर्नमेंट कोशिश नहीं किया, कोई लघु उद्योग नहीं लगाया, कोई विजन ही नहीं है। टाइम पास कर रहे हैं लोग। भाई टाइम पास आप कीजिएगा तो बिहार में जो जनता है, जिसकी उम्र आपके जब सरकार आई थी तो जिसकी उम्र 20 साल थी, आज के डेट में उसका उम्र 37 साल हो गया, 47 साल हो गया। तो अब आप ही लोग बताइए, या बिहार के जो भी नेता है हमारा इस क्वेश्चन का जवाब दे दे कि वो जो बेरोजगार बैठा हुआ है उसको रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप जो भी अपनी बातें पार्टी के बारे में बता रहे हैं, मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे हैं, आइडियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके अगले विधानसभा चुनाव की ये पूरी तैयारी है। आप आरक्षण की बात प्रमुखता से कर रहे हैं, समुदायों की। आरक्षण के अलावा अगर आपकी अगले विधानसभा चुनाव के बाद आपकी सरकार बनती है, तो आपके पास 3 प्रमुख मुद्दे कौन कौन से होंगे? इन सारे मुद्दों को, जैसे आपने पलायन की बात कही, आपने रोजगार की बात कही, आपने शिक्षा व्यवस्था या बाकी चीजों की बात कही, 3 प्रमुख कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप सरकार बनने के तुरंत बाद पहले कैबिनेट मीटिंग में उसका निपटारा करेंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विधानसभा चुनाव 25 में है, उससे पहले लोकसभा का चुनाव है 24 में, और हमारी पार्टी लोकसभा में भी अपनी कैंडिडेट उतारेगी। कितने सीट पर? अभी ये डिसाइड हम लोग नहीं किए हैं। जब हम लोगों का मीटिंग हो जाता है तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम लोग कितने सीट पे लड़ेंगे। तो अलायंस में भी क्या लड़ने की उम्मीद है? अगर उचित तरीके से सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अगर उचित अलायंस समझ में आया तो हम लोग अलायंस में जाएंगे, अन्यथा प्रदेश के विकास के लिए हम लोग स्वतः पूरी तरह से सक्षम है कि चुनाव लड़ेंगे। तो आपने ऐसे कुछ लोगों को, तो कुछ पार्टियों को तो शॉर्टलिस्ट किया होगा जिनके साथ आपकी आइडियोलॉजी मिलती है और आप अलायंस कर पाएंगे? अभी हम अपना काम कर रहे हैं, अभी जनता से और कार्यकर्ता से संपर्क साधी जा रही है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि पार्टी किससे अलायंस करेगा या नहीं करेगा, और कौन पार्टी हमसे अलायंस करना चाहती है। पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा ये रहा कि हम ये बताएं आपको कि अगर हमारी सरकार बनी, जैसा कि आपने पूछा कि हमारी सरकार बनी तो कौन सा हमारे पास पहला मुद्दा होगा जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है, मुसलमानों का जो मुद्दा है, स्ट्रक्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है, इसको मैं स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूं। इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, इसको सेंट्रल से इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन स्टेट में जो मुसलमानों का उचित भागीदारी और हक होगा, चाहे वो विधानसभा का टिकट हो, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि जब भी किसी कौम में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी किसी कौम में खुशहाली आती है तो वो सत्ते के गलियारी से निकल करके आती है। तो हमारी पार्टी अगर सरकार बनाती है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं नागमणि जी, जो पूरा संभावना है, तो हम ऐसा कुछ काम करेंगे जिसमें मुसलमानों को उनकी उचित भागीदारी मिले, पहला। दूसरी बात कि हम लोग प्रायोरिटी पे यहां पे रखेंगे कि बिहार का पलायन कैसे रोका जाए, बिहार में रोजगार कैसे उत्पन्न किया जाए। ठीक है, यह हमारा प्रमुखता से मुख्य रूप से इस पे कार्य होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह एजुकेशन बहुत बदहाल स्थिति में है, बहुत बदहाल स्थिति में एजुकेशन पे हमारा एक अपना पूरी तैयारी है कि अगर हम आए तो बिहार के एजुकेशन को
बेहतरीन से बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। गरीब से गरीब बच्चा अंतिम पायदान में भी रहने वाला का बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या किसी तरह टेक्निकल डिग्री कैसे हासिल करेगा, उसको अच्छा एजुकेशन कैसे मिलेगा, इसको मैं सुनिश्चित करवाने का कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बनाने की मांग ये भी आपकी प्रमुखता में रहेगी, या इस पे अभी आपने कुछ ऐसा आपकी पार्टी ने सोचा नहीं है? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। सबसे पहले इसको ये दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन नीतीश जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे थे पिछले 10 सालों से, उनको चाहिए था कि केंद्र में सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो बिहार को यह दर्जा दिलवाते। क्या आप अभी भी ये बात मानते हैं कि बिहार में अभी भी डबल इंजन की सरकार है? बिल्कुल नहीं, अभी थोड़ी डबल इंजन की सरकार है। अभी नहीं, अभी डबल इंजन की सरकार नहीं है। लेकिन बिहार में जब डबल इंजन की सरकार थी, तब नीतीश जी को इस पॉइंट पे बात करनी चाहिए था। नीतीश कुमार तो अपने सीट, अपने कुर्सी के चक्कर में दहना माया हुए हैं। अगर वो ये मुद्दा बनाते कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश को पिछड़े, बैकवर्ड, क्या कौन सा था, क्या दर्जा देना था बिहार, विशेष राज्य का जो दर्जा देना था, जिसपे इतना हस्ताक्षर अभियान चला और इतना डीएनए टेस्ट हुआ, फिर उन्हीं के साथ जाया गया, और उस मुद्दे पे अगर रिजाइन करके पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल होते तो एक बात होती। लेकिन नीतीश जी तो खुद बोल रहे हैं कि हमारा कुर्सी खतरे में था। तो भैया, सिर्फ कुर्सी ही से मतलब है लोगों को, कि बिहार से भी मतलब है लोगों को, बिहार के पब्लिक से भी मतलब है लोगों को, है कि नहीं? लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं। उनका बीजेपी छोड़ करके आरजेडी के साथ जाना कोई मुद्दा नहीं है। उनकी कुर्सी खतरे में थी, इसलिए वो ट्रांसफर लिए, चेंज किए। ना कि विशेष राज्य का दर्जा कोई मुद्दा था, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई मुद्दा था। अरे, उन्होंने तो बीजेपी से मांग किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया बीजेपी, तो छोड़ देनी चाहिए थी, उसी वक्त चेंज कर लेना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया बीजेपी, छोड़ देना चाहिए था। तब तो हम लोग जानते हैं कि बिहार के जनता के लिए इनके मन में मरमरिंग है, बिहार के जनता के लिए इनके दिल में हमदर्दी है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। उनको अपने गद्दी के लिए, अपने चेयर के लिए वो अपना चेंज किए हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोगों की गवर्नमेंट बनी, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि यहां से पलायन रोके, यहां रोजगार उत्पन्न करें, और इसका एक विजन होना चाहिए। यहां का एजुकेशन डेवलप करे, यहां का हेल्थ डेवलप करे। अब देखिए, हॉस्पिटल की बहुत कमी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम पब्लिक के सामने जा रहे हैं और पब्लिक के बीच में बात करेंगे। और पूरी उम्मीद है मुझे कि मुस्लिम, हिंदू, अगड़ा, पिछड़ा, बैकवर्ड, दलित, तमाम लोग हम लोगों को सराहेगा, और 25 में हम लोगों की सरकार बनाएंगे हम लोग। आपने देखा कि किस तरीके से बिहार विधानसभा और लोकसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन अभी से बिहार में राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, जहां एक ओर शोषित इनकलाब पार्टी का गठन हुआ और उसके साथ एक विजन और एक रोड मैप की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर कई नई पार्टियों का भी उदय बिहार में देखने को मिल रहा है। आपको ये पूरी बातचीत कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप और भी कौन सी बातचीत देखना चाहते हैं, आप वो भी हमें बता सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।